Hello, my dear students. Once again, welcome you all to the MK Jain classes, and here I am your biology educator. And बच्चा पार्टी हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी एंटीबॉडीज़. कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात कर ली थी एंटीबॉडी की, और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बाद नाउ टुडे इज द टर्न ऑफ द टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज़, या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीबॉडी. स्ट्रक्चर याद है ना? क्या स्ट्रक्चर बनाया था एंटीबॉडी का? पहले एक बार उसको रिवाइज कर लो. देखो, वाई शेप स्ट्रक्चर था. उस वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या थी बेटा? दो हैवी चेन थी, दो लाइट चेन थी. ठीक है, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, हमें पता है क्योंकि किसकी चेन थी? ग्लाइकोप्रोटीन्स की चेन थी. प्रोटीन के पास क्या होता है? पेप्टाइड के पास एक एन टर्मिनल होता है जो कहाँ से आता है? अमाइनो ग्रुप से, और दूसरा सी टर्मिनल आता है जो आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से. और ये वाला रीजन मैंने क्या बताया था? यहाँ पे आके फिर कौन फिट हो जाता है? यहाँ पे आके फिट होता है बेटा एंटीजन. और एंटीजन जहाँ आके फिट होता है वो हर एक एंटीजन के हिसाब से ये वाली साइट स्पेसिफिक होती हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? शायद हमने कल नहीं किया था, है ना? हाँ, इसको लिखना भूल गई थी मैं. दिस इज नोन एज द वेरिएबल रीजन. और ये वाला कौन सा है इसका? ये है कांस्टेंट रीजन. तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हर एक में कांस्टेंट रहता है, हर एंटीबॉडी में. ये वाला रीजन वेरिएबल होता है. और जो वेरिएबल रीजन है जहाँ पे आके एंटीजन अपने आप को बाइंड करता है, एंटीबॉडी के उस रीजन को हमने क्या नेम दिया था? दैट इज नोन एज द पैराटोप. और एंटीजन का जो पोर्शन इस पैराटोप के साथ आके इंटरेक्ट करता है बेटा, उसको एंटीजन के उस रीजन को हमने क्या नेम दिया था? उसको हमने दिया था एपीटोप. ठीक है, और बाकी ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था, स्टेबलाइज्ड या स्ट्रॉन्ग कैसे था? इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट थे? देयर वर प्रेजेंट डाइसल्फाइड लिंकेजेस. यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी? ये जो लाइन से मैं ऐसे बना रही हूँ, दीज वर दी डाइसल्फाइड लिंकेजेस. तो इतना याद रखोगे ना. और इसका फॉर्मूला क्या था? H2L2, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन. अच्छा, अगर मैं सिंपल इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये एक एंटीबॉडी है. इसके अंदर कितने पैराटॉप हैं? इस एंटीबॉडी के पास कितने पैराटॉप हैं? पैराटॉप याद है ना? ये वाली साइट्स जहाँ पे एंटीजन आएगा और अपने आप को बाइंड करेगा. कितने पैराटॉप दिखाई दे रहे हैं एक एंटीबॉडी के अंदर? दिस इज वन पैराटॉप, दिस इज अनदर पैराटॉप. तो कितने पैराटॉप्स हैं? टू पैराटॉप हैं. ठीक है, और ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है इस एंटीबॉडी का, किस वजह से है? क्योंकि हर एंटीबॉडी जो है एक स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स में ही जनरेट की जाती है. तो जैसा एंटीजन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैसी ही एंटीबॉडी बनेगी. लेकिन क्योंकि मैं कह रही हूँ बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आया जिससे पता चला कि ये एंटीबॉडी अलग है, ये एंटीबॉडी अलग है? वो अलग कौन बनाता है उनका? दिस वेरिएबल रीजन. ठीक है, तो इस चीज़ के साथ हम चलते हैं. ये तो बेटा था स्ट्रक्चर जो हमने कल पढ़ लिया था. उसके बाद हम लोगों ने आज क्या पढ़ने हैं? टाइप्स या क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडीज. अब हमारे पास ना यूजुअली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. ये इनको हम और क्या बोलते हैं? 5 क्लासेस कह सकते हो आप ऑफ द इम्यूनो, है ना? 5 टाइप्स नहीं, टाइप्स तो बहुत हैं इनकी, है ना? आई शुड नॉट call it as types, I must say the classes of, है ना, कि कौन सी एंटीबॉडीज किस क्लास से बिलोंग करती हैं. तो क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज. और एंटीबॉडीज को मैंने कल बताया था, एंटीबॉडीज क्या है केमिकली? दीज आर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. तो इनको हम और क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं बेटा इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. कैसे लिखते हैं? इनको लिखने का तरीका क्या है? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. ठीक है, या नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये है ना एम मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया. तो ऐसे इसका ये एब्रीविएशन है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, है ना? IG, कैपिटल आई, उसका जो है उसके साथ क्या लगा हुआ है? स्मॉल जी. तो IG से हम इसको डिनोट करेंगे. तो वी हैव 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. 5 क्लासेस हैं हमारे पास. और वो 5 क्लासेस जो हैं कौन कौन सी हैं? एक है बेटा हमारे पास इम्यूनो, यहीं पे कर दें क्या? चलो 5 क्लासेस में यहाँ पे लिख देती हूँ. हमारे पास है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एक है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एक है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन एम, एक है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन डी,
और एक है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं बेटा, हमारे पास 5 मेजर क्लासेस हैं। इनमें फिर अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी आईजीजी। क्या बोलते हैं इनको? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। कैसे प्रोनाउंस करोगे? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन डी, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई। समझ में आ गया? तो आईजीजी का मतलब क्या है? मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट दिस इज द इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या है भाई? क्या है ये जो है एक तरह की ना बेटा, सबसे आप कह लीजिए इट इज़ दी मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। सबसे ज़्यादा नंबर में जो इम्यूनोग्लोबुलिन हमें मिलता है दैट इज़ आईजीजी। और क्या है ये? है ना, मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या है? ये ब्लड के अंदर भी ऐसे ही फ्रीली जो है मूव करता रहता है। और क्या है बेटा इसके बारे में? इट इज़ दी फ्री एंटीबॉडी। फ्री एंटीबॉडी। फ्री का मतलब पैसे नहीं लग रहे, वो वाली फ्री नहीं। फ्री का मतलब है किसी चीज़ के साथ, किसी सेल के साथ अटैच नहीं है, फ्रीली घूम रही है। ठीक है, इसका मतलब फ्री एंटीबॉडी का मतलब है मूव फ्रीली, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो स्लैश डाल के आप लिख लेना। और ये वाला एक अकेला इम्यूनोग्लोबुलिन वो है बेटा विच कैन क्रॉस दी प्लेसेंटल बैरियर। मैंने लिखवा दिया था ऑलरेडी आपको। ठीक है, कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। मैंने कहा था ना प्लेसेंटा से पास होके, प्लेसेंटा पता है ना, भूल तो नहीं गए कहाँ है? मदर को जो फीटस से जोड़ रहा है। तो मदर से जितने भी सब्सटेंसेस का जो एक तरह से मूवमेंट हो रहा है फीटस तक, और फीटस से मदर तक जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो भी कुछ आ रहा है, तो वो कहाँ आ रहे हैं? थ्रू प्लेसेंटा आ रहे हैं। तो प्लेसेंटा से एवं ही कोई चीज़ नहीं पास ऑन कर सकती कि मदर से चला गया फीटस तक और फीटस से मदर तक। मैंने बताया था ना, बहुत सारी ड्रग्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मदर को दवाई भी लेनी पड़ती है, बहुत कुछ खाना पड़ता है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें पास होके वहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि प्लेसेंटा इज़ अ काइंड ऑफ बैरियर। वो चेक पॉइंट है, वो चेक करता है क्या फीटस तक पहुँचने देना है और क्या पहुँचने नहीं देना है। लेकिन ये जो आईजीजी हैं ये इतनी छोटी छोटी सी हैं। क्यों है ये? कैन क्रॉस दी प्लेसेंटल बैरियर क्यों कर सकती हैं? बिकॉज अरे ऑफ देयर स्मॉल साइज, बड़े आराम से निकल जाती हैं प्लेसेंटा क्रॉस करके। सारी की सारी एंटीबॉडीज़ में यही एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। छोटी सी क्यों है? क्यों है ये? सिर्फ एक मोनोमर की बनी हुई है। किस चीज़ की बनी हुई है? ओनली वन मोनोमेरिक यूनिट। मोनोमेरिक यूनिट का मतलब समझते हैं? देखो ये वाई शेप स्ट्रक्चर है ना, ऐसे हम ऐसे दिखाते हैं एंटीबॉडी को, बस ये एक ऐसे स्ट्रक्चर की बनी हुई है। किस चीज़ की बनी हुई है? सिर्फ एक वाई शेप इस यूनिट की बनी हुई है। बाकी जब हम ग्लोबुलिन्स देखेंगे उसमें देखोगे ये वाई शेप स्ट्रक्चर ये दो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब दो एंटीबॉडीज आपस में जुड़ के आईजी। यहाँ पे क्या है? अकेली सिंगल ये जो एंटीबॉडी है दैट रिप्रेजेंट्स दी आईजीजी। तो आईजीजी का क्या था? इसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट कैन क्रॉस दी प्लेसेंटल बैरियर। दूसरा, फ्रीली घूम रही है, मोस्ट अबंडेंट है। यू कैन से दैट अराउंड 80% जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो आईजीजी ही है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्रीली घूम रहे हैं थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। और बेटा इसके बारे में और कुछ है बताने के लिए? ठीक है, ओनली हाँ वन मोनोमेरिक यूनिट की बनी हुई है। और हाँ बेटा, एंड दीज आर जनरेटेड एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या करती हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी। वैसे लेमैन अभी सुन लो। पहली बार जब कोई पैथोजन लाइफ में, पहली बार मतलब जब आपको कोई बीमारी लगती है, बीमारी किसकी वजह से लगती है? डिजीज़ किसी भी पैथोजन की वजह से, किसी भी, है ना। तो वो पैथोजन अगर पहली बार आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम का उसके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा? दैट इज़ द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली वीक होगा, पहचानने में भी नहीं आ रहा।
सब्सिक्वेंट, अगर उसके बाद दोबारा कभी वो पैथोजन, अगर वही उसी डिजीज का पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उस वक्त आपके इम्यून सिस्टम की क्या प्रतिक्रिया होगी उसके लिए, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब जनरेट होता है तो कौन कौन आती हैं पिक्चर में, IgG जनरेट दी सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो इसके बारे में इतना ही पता करना था। दूसरे नंबर पे बेटा अब हम आ जाते हैं कौन, अब है हमारे पास दूसरी IgA। तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgA ये कैसी हैं, ये मोनोमेरिक थी। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे अबंडेंस में यही आ रही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद 13 to 18% ही IgA ही हमें देखने को मिलती हैं। अराउंड कितनी होंगी, अराउंड 13% IgA प्रेजेंट होती हैं। ये बड़ा स्मॉल सा वो था स्ट्रक्चर था, बस एक ही मोनोमेरिक यूनिट की बनी हुई थी। यहाँ पे दो वाइस शेप स्ट्रक्चर जुड़ते हैं तब एक IgA बनती है। तो IgA क्या है, इट इज़ डायमेरिक। क्या है ये, एक डायमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन। डायमेरिक का मतलब समझते हो, देखो बेटा ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये दूसरा वाई शेप स्ट्रक्चर जुड़ गया, और ये क्या है, इनकी लाइट चेन्स हैं। कैसे जुड़ेंगे, बाय मीन्स ऑफ दी प्रोटीन्स। क्या प्रोटीन बोलते हैं इनको, जंक्शन या जे प्रोटीन्स बोलते हैं। तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर, अनदर वाई शेप स्ट्रक्चर में दो मोनोमर जुड़ के क्या बनाएंगे, एक डायमर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द IgA एंटीबॉडी। ये भी क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्री एंटीबॉडी। कैसी है ये, इट इज़ फ्री, मतलब मूव फ्रीली, मूव फ्रीली। अच्छा, मूव फ्रीली नहीं, ये कहाँ पे मिलेगी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, IgA कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन दी सिक्रीशन। तो इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन दी सिक्रीशंस। सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इट इज़ नोन एज दी सिक्रीटरी एंटीबॉडीज। कौन सी सिक्रीशंस में, कौन सी सिक्रीशन, देखो हमारी सिक्रीशन कौन कौन सी हैं, टीयर्स हो गए, सैलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, खत्म हो गई सिक्रीशंस। तो उसके अलावा खत्म हो गई, कोलोस्ट्रम, जो मदर का मिल्क आता है मेमोरी ग्लैंड से, द फर्स्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम। जब पैसिव इम्यूनिटी का थोड़ा सा आइडिया दिया था उसमें लिखवाया था ना, मदर के थ्रू फीटस को, जब वो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, जब अभी वो फीटस है, अभी वोम के अंदर है, तो मदर से उसको क्या मिलती रहती है, बनी बनाई इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी इन दी फॉर्म ऑफ IgG। अभी जब वो वोम में है, जब वो पैदा हो गया तो एकदम से तो इसका इम्यून सिस्टम नहीं बन जाएगा, तो उस वक्त अब वो बाहर की दुनिया में आ गया तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखेगा फ्रॉम दी डिजीजेज। तो मदर जब उसको फर्स्ट फीड देती है, तो मदर का जो फर्स्ट फीड होती हैं, स्टार्टिंग का जो 1 2 3 4 दिन जो थिक मिल्क आता है पेल येलोइश कलर का कोलोस्ट्रम, दैट इज रिच इन IgA एंटीबॉडीज। तो पैदा होने के बाद भी मदर ही उसको बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रही है IgA की फॉर्म में कि ये ले और बेटा लड़, उसके बाद धीरे धीरे अपना इम्यून सिस्टम बनाना शुरू कर दो। ठीक है, उसको डेवलप करना शुरू कर दो। तो टीयर में, सलाइवा में, स्वेट में, और ये कोलोस्ट्रम वाला क्वेश्चन और ये प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन मैनी ए टाइम्स नीट के अंदर आ चुका है, एम्स के अंदर आ चुका है, और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर मैंने देखा है। तो कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा, IgA। जब मैंने कोलोस्ट्रम पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये भी बताई थी वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी सिक्रीशंस होती हैं बॉडी की, बस खत्म नहीं, और कहाँ पे होती है, जहाँ जहाँ म्यूकोजल मेम्ब्रेन होगी। म्यूकोजल मेम्ब्रेन से क्या सिक्रीट होता रहता है, म्यूकस। म्यूकस क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्रीशन। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है म्यूकस बॉडी में, बताइए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, हमारी गट में, ये जिसको आप लिख लीजिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे जितने भी जेनाइटल ट्रैक्ट हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट्स है ना, वेजाइना हो गया, जो पूरी की पूरी वेजाइनल कैनाल की लाइनिंग होगी, उस सारे के अंदर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेल के केस में अगर पेनिस को देखें, पेनिस के अंदर क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, दैट इज ऑल्सो लाइंड बाय दी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जहाँ जहाँ पे कोई सिक्रीशन होगी, दैट सिक्रीशन विल बी कंटेनिंग दी IgA एंटीबॉडी। तो ये कहाँ पे मिलती है, यूजुअली इन दी सिक्रीशंस। तो कोई भी पैथोजन,
कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में इन ओपनिंग्स के थ्रू घुसने की कोशिश करेगा डायरेक्टली, तो हमारे म्यूकोजा के अंदर, म्यूकोस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, IgA एंटीबॉडीज, ये क्या करेंगी, फाइट करेंगी उनके साथ। व्हाट इट, तो ये हो गई IgA, तो IgG हो गया, IgA हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द IgM। अब क्या पैटर्न ले रहे थे हम, ठीक है। अब हमारे पास, अरे 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 सॉरी, अब हमारे पास आ गया बेटा CIgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है ना बेटा, ये सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। सबसे स्मॉल कौन सी थी, स्मॉलेस्ट इन साइज वाज IgG। कहीं लिखा है मैंने इसको, हाँ, इसका साइज जो है स्मॉल ही नहीं है, स्मॉलेस्ट है। अमंग ऑल दी 5 सबसे छोटी कौन सी है, IgG। इतनी डिटेल में इसलिए करा रही हूँ, जितना ज़्यादा बोलूँगी, जितना ज़्यादा आप सुनोगे, जितना ज़्यादा लिखते हुए देखोगे, आपको यहीं पे ये रिमेंबर हो जाएंगे, बिल्कुल सारी की सारी यहीं याद कर लोगे आप लोग। तो IgM क्या है बेटा, इट इज़ द लार्जेस्ट इन साइज। लार्जेस्ट इन साइज क्यों है, क्योंकि ये किस चीज का बनी हुई है, इट इज अ पेंटामर। पेंटामर समझते हो ना, कैसा होगा पेंटामर, कैसा होगा बेटा, ये एक वाई शेप एंटीबॉडी है, ये दूसरी वाई शेप एंटीबॉडी है, ये तीसरी वाई शेप एंटीबॉडी है, ये फोर्थ है, और ये है फिफ्थ। तो ऐसे 5 एंटीबॉडीज के जुड़ने से, और ये क्या है, इनकी लाइट चेन्स, ऐसी 5 एंटीबॉडीज के जुड़ने से ये एक बनती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटामर। पेंटामर का मतलब क्या है, 5 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, इनके जुड़ने से बनती है, दिस इज द पेंटामर। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले तो ये कैसे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट, ये फ्री नहीं होती बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है एज दी एंटीजन रिसेप्टर्स, ठीक है, प्रेजेंट एसोसिएटेड विद बी सेल्स। तो फ्री नहीं है ये, बी सेल के साथ एसोसिएटेड कैसे, अगर ये एक बी सेल है तो उसके ऊपर ये पेंटामर हमें ऐसे लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पे ये पूरा गोल पेंटामर यहाँ लगा हुआ मिलेगा। तो क्या है, ये एंटीजन रिसेप्टर की तरह ये मिलेगा, तो फ्री नहीं है। और इसके अलावा इस IgM का क्या है, ये क्या है बेटा, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी का मतलब तो समझ गए ना बेटा, जब पहली बार कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, नॉन सेल्फ एंटीजन, तो उस वक्त जब सबसे पहले जो लड़ने आएंगी वो कौन होंगी, IgM। समझ में आ गया। और बेटा ये IgM किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे अब वहाँ पे है ना ब्लड ग्रुपिंग के, ये ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी, ये क्या है, ABO ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो थी ना IgG, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बेटा, RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी, RH फैक्टर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पढ़ा हुआ है ना हमने, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं भी पढ़ा तो इसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। अच्छा, अब ये हो गया IgM हो गया, ठीक है। IgM के बाद बेटा अब हम लोग आ रहे हैं IgD। अब ये जो IgD है ना बेटा, ये IgD कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, बहुत थोड़े नंबर में प्रेजेंट है। और ये कैसे है, ये क्या है, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट एसोसिएटेड विद बी सेल्स। बी सेल्स के साथ एसोसिएटेड है, कैसे माना, ये बी सेल है तो उसके ऊपर ये एंटीबॉडी ऐसे लगी हुई होगी, बस इसके बारे में। और फिर है हमारे पास IgE। अब IgE क्या है बेटा, IgE जो है सबसे स्मॉलेस्ट मिलेंगे, अराउंड इनका नंबर कितना होगा, सिर्फ 1% होगा। देखो 80% तो IgG है, 13% ये है, 1% ये, जो बाकी की बची हैं वो ये दो हैं।
IgM एंड IgD। तो ये अब ये IgE क्या करेंगी? IgE का काम बेटा यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली एलर्जीज के लिए है। जब एलर्जीज होंगी ना, किसी भी तरह की किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर एलर्जी है, मतलब वो हाइपर सेंसिटिव है टुवर्ड एनीथिंग, कईयों को पोलन एलर्जी होती है, कईयों को डस्ट की एलर्जी है, कईयों को स्किन एलर्जी है, किसी भी तरह की अगर एलर्जी है, एलर्जी के टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर में बॉडी में कौन मिलेंगी? IgE। तो एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी से फाइट करने के लिए IgE, इनका नंबर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और IgE क्या करती हैं? ये मास्ट सेल्स को भी इनवाइट करती हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में हो गया। और बेटा इनका ये नेम क्यों पड़ा है, ये भी तो आपको थोड़ी सी रहती होगी ना क्यूरोसिटी, वाई IgG, इसको G क्यों बोला गया, क्यों इसका नेम पड़ा IgG? G का मतलब बेटा यहाँ पे होता है गामा। A कहाँ से आया है? A केम फ्रॉम अल्फा। ठीक है, M कहाँ से आया है? M, म्यू पढ़ते हो ना आप, म्यू फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, म्यू वहाँ से आया है। IgD, D का नाम क्या है? ये आया है डेल्टा से। और E कहाँ से आया है? एप्सिलन से। ठीक है, यहाँ से इनके क्या पड़े हैं? ये नेम्स। ओके, ये तो था बेटा एंटीबॉडीज़ के बारे में। उसके बाद आ जाइए आप टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ये टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और एक होता है बेटा हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तो मैंने आपको बताया था, जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हो, मतलब एट द टाइम ऑफ, मतलब क्या होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी कब दिखाएगी? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन। तो अब किसी भी चीज़ से हो सकता है। फर्स्ट इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पहली बार जब आप जिंदगी में बीमार पड़ोगे, नहीं, कोई पैथोजन जब फर्स्ट टाइम एंटर करता है, एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, एनी पैथोजन, कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी में पहली बार एंटर करता है, तो उस इन्फेक्शन को, मतलब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है आपको किसी पैथोजन से, है ना, इसको इतना कॉम्प्लिकेट की बजाय हम लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन फ्रॉम एनी पैथोजन। इसको लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन, है ना, इसको समझने में आपको ज़्यादा इजी रहेगा, फ्रॉम अ पैथोजन। पहली बार आप किसी पैथोजन, किसी नहीं, कोई एक पैथोजन, सपोज करो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है? सपोज सैल्मोनेला टाइफी है। पहली बार आपकी बॉडी में जब वो कभी घुसा होगा, टाइफॉइड जब आपको हुआ होगा, तो क्या होगा? पहली बार जब वो घुसा तो क्या आपका इम्यून सिस्टम रेडी था उससे लड़ने के लिए? रेडी था? नहीं था, क्योंकि भाई सैल्मोनेला टाइफी को उन्होंने पहली बार देखा, रही ये कौन आ गया, अच्छा ये आया है, ये तो पहले तो उसको पहचाना, सेल्फ है कि नॉन सेल्फ, आ रही तो नॉन सेल्फ है, इसको तो मारना पड़ेगा। फिर उसके लिए क्या उसको समझा गया कि इसके अगेंस्ट कैसी टाइप की एंटीबॉडीज़ बनेंगी, फिर उन एंटीबॉडीज़ को बनाया गया, और एकदम नहीं बन जाती। अगर मेमोरी सेल हो तो एकदम बन जाएंगी फटाफट, सिर्फ क्या करनी है? क्लोनिंग करके प्रोलिफरेट ही तो होना है इन नंबर। लेकिन जब अभी है ही नहीं, पहली बार किसी को देखा है, उसको पहचाना है, अब उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी, धीरे धीरे बनेंगी, बिकॉज नो मेमोरी सेल्स आर देयर, है ना। इसके अगेंस्ट दिस pathogen no memory cells were present, क्योंकि पहली बार एंटर हुआ है भाई, मेमोरी सेल थी ही नहीं, तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा ना। तो ये जो पहला जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये कैसा होता है? स्लो।
स्लो होगा एंड ऑफ लो इंटेंसिटी, क्योंकि एंटीबॉडी धीरे धीरे बनेगी, जैसे जैसे बनेगी उतने टाइम में तो भैया पैथोजन ने तो अपने आप को पता नहीं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया है, तो पैथोजन ज़्यादा फैल गया, इन्फेक्शन ज़्यादा है, और आपकी बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज उस रेट से अभी बन नहीं रही, अभी जस्ट बननी शुरू हुई, तो एंटीबॉडी रह गई कम और इन्फेक्शियस एजेंट हो गए ज़्यादा, तो क्या पड़ गए आप, जब पहली बारी में पैथोजन अंदर घुस गया तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो पहला जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है और लो इंटेंसिटी का होता है। अब सेकेंडरी पे आ जाइए, अब यही पैथोजन, ठीक है एक बार तो आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, उसने आपको रेडीमेड एंटीबायोटिक जो भी करके इस पैथोजन को दौड़ाया बॉडी से और आपका इन्फेक्शन ठीक किया, नाउ यू आर हेल्दी। अब कभी लाइफ टाइम में अगर कोई सब्सीक्वेंट इन्फेक्शन होता है, इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट इन्फेक्शन फ्रॉम सेम पैथोजन, अब यही पैथोजन जब तो पहली बार बॉडी में घुसा था, अब अगर कभी जिंदगी में ये दूसरी बार घुस गया ना, तो क्या है, जब पहली बार एंटीबॉडीज तो बननी शुरू हो गई थी, तो जब एंटीबॉडी बनी तो मैंने बताया था ना क्या होता है, बी सेल कैसे एक्ट करती हैं, बी सेल का हमने कल पढ़ा था ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, बी सेल क्लोन बनाएंगी, उनमें से कुछ बनती हैं प्लाज्मा बी सेल्स और कुछ बनती हैं मेमोरी सेल्स। ये प्लाज्मा बी सेल्स तो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और लड़ाई करती हैं, और ये मेमोरी वाली क्या करती हैं, उस पैथोजन को फॉर एवर याद रखती हैं कि अगर दोबारा कभी आया तो हमें कौन से वाली एंटीबॉडीज फटाफट से बनवानी स्टार्ट करनी है। तो जब पहला इन्फेक्शन आया था एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो गई और कुछ मेमोरी सेल्स भी बन चुके थे फर्स्ट इन्फेक्शन के टाइम पे, तो अब जब सब्सीक्वेंट इन्फेक्शन हुआ है तो क्या प्रेजेंट होंगी, मेमोरी सेल्स प्रेजेंट हैं इस टाइम पे, मेमोरी सेल्स प्रेजेंट हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन पहले हो चुका है और मेमोरी सेल में अब वो मेमोराइज्ड है, तो मेमोरी सेल कहेंगे अरे तो इसको तो मैं जानती हूँ, तो पहले भी कभी आया है, कोई बात नहीं, मुझे पता है इसके रिस्पॉन्स में कैसी एंटीबॉडीज़ बनानी है, अब उसे पहचानने पहचूनने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी सेल में वो ऑलरेडी डाटा फीड था कि मुझे पता है ये कौन है, चलो मारने चलते हैं, तो उन पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को वो ट्रिगर करेगी, उनकी प्रोलिफरेशन हो गई, चलो लड़ने निकल जाओ। तो ये वाला जो रिस्पॉन्स होगा वो ये वाला स्लो था ना, ये वाला रिस्पॉन्स कैसा होगा, सेकेंडरी, क्योंकि अब पहचानना पहचानना नहीं है, आरएनडी नहीं मारनी उस एंटीजन के ऊपर, मेमोरी सेल्स को पता है ये कौन सा एंटीजन है, डायरेक्टली फाइट होगी, बस नंबर तो इंक्रीज करता ही ऑब्वियसली, इन्फेक्शन के टाइम पे लिम्फोसाइट का नंबर तो इंक्रीज करेगा, लेकिन पहचानने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस पता है ये वाली लिम्फोसाइट मतलब ये वाली एंटीबॉडीज ने लड़ने जाना है, नंबर बढ़ाओ और लड़ने चलो, तो ये वाला रिस्पॉन्स जो होगा फास्ट होगा एंड इंटेंसिफाइड होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हम शायद उस पैथोजन को ओवरकम कर लें, टेक ओवर कर लें, उसको मार गिराएं और शायद सेकंड टाइम हम उस बीमारी से ग्रसित ना हो। तो हमेशा जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेटा वो ज़्यादा फास्ट होता है, वो ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वाला क्या होता है, वीक रिस्पॉन्स होता है। तो ये वाला कैसे है, फर्स्ट टाइम जो बॉडी के अंदर कोई पैथोजन घुसता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स उसके लिए कैसा रहता है, वीक, और ये वाला रिस्पॉन्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और जब ये मैंने कहा था ना IgM जो एंटीबॉडीज हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्राइमरी, अच्छा ये है ना यहीं पे IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर मारता है ना, तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं पिक्चर में, IgM, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन है, IgM। और जो सब्सीक्वेंट जब ये पैथोजन कभी ज़िंदगी में दोबारा आया है तो कौन सी एंटीबॉडीज़ आएंगी यहाँ पे, IgG, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किन की वजह से जनरेट होगा, IgG की वजह से जनरेट होगा, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा अब एक ग्राफ आया हुआ था एक बार एग्जाम के अंदर, AFMC का एग्जाम था, कौन सा एग्जाम था, इम्यून रिस्पॉन्स का ग्राफ बनाया हुआ था 4 ग्राफ से कि इन फॉलोइंग 4 ग्राफ्स में से प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है, कौन से वाला करेक्ट होगा, जिसमें पीक्स ऐसी होंगी, ये वाली पीक किसके कोरिस्पॉन्डिंग है,
ये है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये पीक किसके कोरिस्पॉन्डिंग है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? सेकेंडरी वाला इम्यून रिस्पॉन्स इंटेंसिटी में भी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग भी है। और ये वाला कैसे था? बेचारा वीक था और लो इंटेंसिटी का था। तो 4 ग्राफ्स दिए हुए थे अलग अलग, किसी में इसको बड़ा किया हुआ था, इसको छोटा, किसी में दोनों बराबर, है ना, किसी में दोनों हायर, इस तरह से। तो जो ये वाला ग्राफ जो है शुड बी दी राइट आंसर की, और वो आपके अपनी बुक्स में भी देखने को मिलेगा जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स। तो अगर आपको इस तरह का ग्राफ मिले तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा छोटा होता है ऑफ द लो इंटेंसिटी, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा ऑफ द हायर इंटेंसिटी होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स समझ में आ गया बॉडी का। चलिए, उसके बाद है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अच्छा, ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना बेटा, जब अब ही हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसका बेसिस भी यही है, उसका बेसिस भी यही है। जब किसी चीज़ को पहली बार बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर होगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देगी, और वो एंटीबॉडीज़ हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। यही वैक्सीनेशन का और इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल है, बेसिस है, दिस मेमोरी। ठीक है, इसको जब हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे इसको दोबारा रिकॉल कराऊंगी, तो आप समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये वैसे मैं एक मतलब पहले भी आपके साथ एक लेमन लैंग्वेज में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टेक्निकली, क्योंकि आप काफ़ी अंदर आ चुके हो अब चैप्टर के, इम्यूनिटी की काफ़ी डीप नॉलेज आपको हो चुकी है। इम्यूनिटी है क्या, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं, वो सेल करती क्या है, डायरेक्ट जाके लड़ती हैं या आगे कोई एंटीबॉडी बनाती है, वो सब कुछ अब आप समझ चुके हो, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में। तो एक हमारे पास होती है बेटा पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा हमारे पास होता है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। अब थोड़ा सा तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो उतनी बात तो आज भी कर ही लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो रेडीमेड इम्यूनिटी मिलती है हमें बाहर से, है ना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगर इंजेक्ट कर दी जाए बॉडी के अंदर, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगर प्रोवाइड कर दी जाए, या प्री फॉर्म्ड आप कह लो इम्यूनिटी, हमने खुद हाथ पैर नहीं चलाए, बनी बनाई रेडीमेड इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी किसी इंडिविजुअल को, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अपना काम किया ही नहीं। क्या थी पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल याद है? मैंने बताया था मदर मिल्क कोलोस्ट्रम, जिसमें IgA होता है, और फीटस को जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके जाके मिलती है IgG। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी अब हमें क्या पढ़ना है? हमें इसमें पढ़नी है बेटा 2 फर्दर कैटेगरीज, कि ये पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल है या ये पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल है। ऐसे ही बेटा एक्टिव इम्यूनिटी को भी पहले लिख लेते हैं। ये तो है प्री फॉर्म्ड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडीमेड इम्यूनिटी, रेडीमेड इम्यूनिटी, बनी बनाई, हमने कोई हाथ पैर नहीं मारे, बनी बनाई हमें मिल गई है। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? विच वी एक्वायर एंटीबॉडीज आर, या इम्यूनिटी इज जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल अपने आप अपनी एंटीबॉडीज बनाएगा, कहीं बाहर से उधार नहीं लेगा, किसी और की लेके अंदर नहीं घुसा लेगा, अपने आप बॉडी काम करेगी, अपने आप हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। तो ये रेडीमेड नहीं है, ये अपने आप एक्वायर की हुई है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसके भी बेटा 2 आगे टाइप्स हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, चलो पहले इधर आ जाते, चलो या इसी का पढ़ लेंगे पहले। चलो नेचुरल। अब नेचुरल कैसे है? कोई भी डिजीज का पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर गया, पहली बार गया है, आपकी बॉडी उसको क्या देगी? पैसिव इम्यून मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम गया है ना एनी पैथोजन,
तो उसके गया है बेशक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, चाहे वीक हो, लो इंटेंसिटी का हो, लेकिन एंटीबॉडीज़ तो बनाएगा ना उसके अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, मेमोरी बी सेल में, मतलब मेमोरी सेल में हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। तो ये क्या था, आप कहीं से पैथोजन को पकड़ के नहीं लाए, आ और मेरे अंदर घुस और मुझे बीमार कर, नहीं, नेचुरली सपोज आपको कोल्ड हो गया, आपको टाइफॉइड हो गया, कोई भी किसी भी बीमारी से यू आर सफरिंग, तो नेचुरली जब आप किसी भी बीमारी से सफ़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, सब क्लिनिकल डिजीज़, मतलब अपने आप क्या हो रहे हो किसी भी बीमारी से, नेचुरली आपको कोई इधर उधर से एयरबोर्न लग गया, या आपको किसी वेक्टर से लग गया, या किसी पर्सन के कांटेक्ट में आप आ गए किसी बीमार पर्सन के, और वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर भी जो है एंटर कर गया, तो आप जब बीमार हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पैथोजन एंटर्स itself and cause disease। नेचुरल है ना, अपने आप किसी भी डिजीज से इन्फेक्ट हुए तो फिर आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड बाय बॉडी। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाएगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाएगी, और वो एंटीबॉडी कैसे बन रही है, नेचुरली बन रही है ना, हमारी बॉडी बना रहा है, अब बॉडी बना रही है, और कैसे बना रही है, एक नेचुरल, हमें कोई नहीं, कोई पैथोजन अपने आप अंदर घुस गया, इधर उधर से हम कहीं से संक्रमित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, कहीं से इसके कॉन्टैक्ट में आ गए, बीमार पड़ गए, तो हमारी बॉडी ने उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या बना दी, एंटीबॉडीज। अब दूसरा केस, आर्टिफिशियल कब कहेंगे, आर्टिफिशियल कब होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब आप जानबूझ के पैथोजन को अपने अंदर घुसाओगे ताकि आपकी बॉडी के अंदर उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन सकें। जब आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाते हो ना, यहाँ पे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है, वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी वीक, डेड, हीट किल्ड या एटीन्यूएटेड पैथोजन या उसका कोई पार्ट हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो आपको क्या लगता है, कोई दवाई डाल दिया आपके अंदर, कोई जादू कर दिया, नहीं 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 नहीं। अब जैसे कोरोना की हमने वैक्सीन लगवाई थी, तो कोरोना वैक्सीन में क्या था, कोरोना वायरस ही तो था, लेकिन वायरस क्या था, वीकेंड था, एटीन्यूएटेड था या डेड था, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें बीमार नहीं कर सकता था, उस स्टेट में था वो वायरस, लेकिन एक्चुअल वायरस हमारी बॉडी के अंदर डाला गया था। दैट वायरस वॉज अलाइव होगा भी तो एटीन्यूएटेड होगा। एटीन्यूएटेड समझते हो ना, उसको बिल्कुल, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है बिल्कुल मार दी, वो बीमार नहीं कर सकता। वो एक्चुअल वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसाया गया ताकि उसको देखते ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, और वो क्या बनानी शुरू कर दे, एंटीबॉडी। और एक बार एंटीबॉडी बन गई तो वो एंटीबॉडीज जो हैं कौन स्टोर कर लेगा, हमारी मेमोरी सेल स्टोर कर लेगी कि ये पैथोजन आया था, ये एंटीबॉडी बनी थी। तो बिना कोविड हुए भी अपने आप को जब हमने वैक्सीनेट कराया, तो वैक्सीनेशन के बाद हमें कोविड क्यों नहीं होता, क्योंकि उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। और जिनको एक बार कह रहे थे ना, अगर किसी एक स्ट्रेन से अगर हमें कोविड हो गया तो वो स्ट्रेन से दोबारा कोविड नहीं होगा। क्यों, जब फर्स्ट टाइम कोविड हुआ था वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था बॉडी का, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बड़ी स्लो हमारी बॉडी ने बनाया, पहले पहचाना कौन है, कैसा है, क्या बनाना है, फिर बनाया, तब तक हम बीमार पड़ गए। लेकिन वही स्ट्रेन अगर दूसरी बार बॉडी के अंदर घुसा कोविड का, तो हमें कोविड नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था कोविड का इन्फेक्शन, क्योंकि उस स्ट्रेन के अगेंस्ट ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट थी, एंटीबॉडीज। जैसे ही वो स्ट्रेन घुसा, एंटीबॉडीज ने उनको मार गिराया। समझ रहे हो। तो जब हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो हम रेडीमेड, हम बाहर से जबरदस्ती पैथोजन, ये पैथोजन तो घुसा नेचुरली अपने आप, ये कि हम कोई बीमार होना चाहता है क्या, है ना, अपने आप हो जाते हैं, क्या पता कहीं से किसी भी तरह से हम लोग संक्रमित हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है, हम खुद जाके एक वीकेंड पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं, किस लिए, सो दैट उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएं। दिस इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इधर आ जाइए बेटा, ये है हमारे पास पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है, पैसिव के दोनों एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको। कहाँ पे, एक तो आईजीजी एंटीबॉडीज, कहाँ से मिलती हैं, कौन सी एंटीबॉडीज हैं, ये ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडीज।
अभी जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, मदर के वूम में है, तो वो बीमार क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि मदर के वूम से, मदर की बॉडी से, प्लेसेंटा के थ्रू उस तक कौन पहुंच रही हैं? आईजीजी एंटीबॉडीज़, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दी जा रही हैं। कैसे दी जा रही है? नेचुरली। कोई कह तो नहीं रहा ना मदर को दो, या मदर का दिल करे नहीं मैं तो नहीं देती, आज मैं गुस्सा हूँ, ऐसा नहीं ना, नेचुरली अपने आप जा रही है, नेचर के हाथ में है ये सब कुछ। और दूसरा एग्जाम्पल नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का क्या है? पैसिव का मतलब समझ रहे हो ना, प्री फॉर्म्ड, बच्चे ने नहीं बनाई, वूम के अंदर जो फीटस है उसने नहीं बनाई, उसको रेडीमेड मिल रही हैं। पर कैसे मिल रही हैं? बाय नेचुरल मीन्स। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, IgA एंटीबॉडीज कहाँ पे होती हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज दी फर्स्ट मिल्क ऑफ दी मदर। 1-2 दिन के लिए जो फर्स्ट मिल्क मदर का आता है थिक, दैट इज द कोलेस्ट्रम, दैट इज रिच इन IgA एंटीबॉडीज। तो बच्चा जब वूम में था तब भी मदर उसको नेचुरली प्रोटेक्ट कर रही थी, जब वो बाहर आ गया दुनिया में, पैदा हो गया है, तो तब भी उसका अपना इम्यून सिस्टम तो अभी डेवलप नहीं हुआ, वहाँ पे भी मदर अपने कोलेस्ट्रम के थ्रू, फर्स्ट फीड के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर क्या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डाल रही है? वो क्या है? IgA। इसीलिए कहते हैं कि जो बॉटल फेड इन्फेंट्स होते हैं ना, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो बच्चे अक्सर ज़्यादा बीमार रहते हैं, क्योंकि उनके पास ये IgA नहीं होता, ठीक है, जो उनको बचा के रखे। तो ये है नेचुरल मेथड से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अंदर गई। अब है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कैसे करवाओगे? आर्टिफिशियल में देखो बेटा, एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, हर बुक में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। सपोज कीजिए एक पर्सन है, उस पर्सन को हो गया स्नेक बाइट, कर गया उसको, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर क्या हो गया? पॉइजन आ गया, भाई स्नेक का वेनम आ गया इसके अंदर, तो स्नेक वेनम है अब इसके अंदर। अब अगर ये वेनम इसकी बॉडी में रहा, ये जहर रहा इसकी बॉडी में, तो ये मर जाएगा। तो हमें क्या देना पड़ता है? इस पर्सन को हमें इंजेक्ट कराना पड़ता है, इंजेक्टेड विद एंटी वेनम, जिसको आप क्या बोलते हो? एंटीडोट देना पड़ेगा भाई इसका। अब वो एंटीडोट कहाँ से दें? अब ये एंटीडोट ना ऑलरेडी पहले ही, एंटी वेनम पहले ही बना के रखे जाते हैं। जब आप सपोज किसी को स्नेक बाइट हो गया, फटाफट से उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको क्या दे देता है? एंटीडोट या एंटी वेनम। अब वो एंटी वेनम कैसे बनाया? डॉक्टर ने कैसे बना के अपने पास रखा हुआ है? डॉक्टर ने नहीं बनाया, फार्मा कंपनीज ही बनाती है, मतलब डॉक्टर के पास वो होता है। कैसे बनता है बेटा वो? यही जो स्नेक का जो वेनम है ना, क्योंकि इसकी क्वांटिटी होती है जिससे हम मरते हैं, बहुत थोड़ा सा, बहुत जरा सा, इसको किसके अंदर डाला गया? ये कैसे बनाई जाती है बेटा? स्नेक का वेनम, है ना, इन स्मॉल क्वांटिटीज, ऐसे नहीं भर दिया भाई, इन स्मॉल क्वांटिटीज, इसको इंजेक्ट करेंगे इनटू हॉर्स। इतनी कम क्वांटिटी, हॉर्स मरना नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो पता है ना आपको, वो आ जाएंगे एनिमल्स वाले। तो हॉर्स के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया, और हॉर्स की बॉडी इसको क्या पहचान लेगी? इस वेनम को, भैया ये बात, ये तो नॉन सेल्फ है, ऐसा कुछ तो देखा नहीं। तो हॉर्स का जो इम्यून सिस्टम है इस वेनम के अगेंस्ट क्या बनानी शुरू कर देगा? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी, और वो एंटीबॉडीज कहाँ पे आ जाएंगी? हॉर्स के ब्लड के अंदर है। तो अब हॉर्स का हम क्या निकाल लेंगे? सीरम। सीरम के अंदर क्या होंगी? ये एंटीबॉडीज होंगी, और ये सीरम हमारे लिए क्या काम करेगा? एक एंटी वेनम का, एंटी वेनम। हमने स्नेक का पॉइजन हल्का सा, थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा डाल दोगे तो घोड़ा तो बेचारा मर जाएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने स्नेक का वेनम इंजेक्ट कर दिया इनटू द बॉडी ऑफ द हॉर्स। हॉर्स के इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट क्या दिया? रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स देगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा। एंटीबॉडीज़ बन गई तो हमने थोड़ी देर के बाद, जितना टाइम इसके लिए चाहिए कि पूरा उसकी बॉडी बना लेगी, इतनी देर में एंटीबॉडीज़, उसके बाद हमने उसका सीरम कलेक्ट कर लिया, और उस सीरम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज द एंटी वेनम। तो ये क्या है? दिस इज़ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव क्या होती है? रेडीमेड मिल रही है, लेकिन इसको हमने आर्टिफिशियली बनाया है। स्नेक का मूड नहीं था घोड़े को काटने का, ना स्नेक ने काटा, हमने ज़बरदस्ती आर्टिफिशियली स्नेक के वेनम को हॉर्स में डाला, ताकि आर्टिफिशियली, वो ज़बरदस्ती हमने बनवाई है आर्टिफिशियली, ताकि इस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हों, और वो एंटीबॉडीज़ को हम उसके सीरम से कलेक्ट करके और उसका एंटीडोट बना के रख लें। तो ये एंटीडोट या एंटी वेनम कहाँ दिया जाएगा? पर्सन्स जो है, जो इन्फेक्टेड हैं इस वेनम से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये जो इम्यूनिटी है कैसी है? आर्टिफिशियल है।
ये नहीं है कि स्नेक का वेनम अंदर गया, पर्सन ने एंटीबॉडी बना ली। भैया पहला है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसको पहली बार काटा है वो क्या करेगा, उसकी तो बॉडी भी पहचानने में और वो बनाने में ही लगी रहेगी। तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा वीक होता है, स्लो होता है, इतने में तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, उसका एंटीडोट या एंटी वेनम देना पड़ेगा, जो हमने कैसे बनवाया है, आर्टिफिशियल तरीके से। इसीलिए ये क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो बेटा आर्टिफिशियल और पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी पे ना, इन एग्जाम्पल्स पे भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे ये केस बना देंगे आपको कि ऐसे ऐसे स्नेक बाइट हुआ एक पर्सन को, और उसको तो अब उसको जो हम एंटी वेनम लगाएंगे या एंटीडोट जो देंगे, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, या एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी या एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्या कहोगे, दिमाग चलता होगा, पता होगा, तभी तो हम सही ऑप्शन को टिक करेंगे, है ना। तो ये चीज़ों को बहुत दिल से, दिमाग से बिल्कुल जहन में उतार के कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर बना लो। और आई थिंक सो मैंने ये पूरा, जब से चैप्टर चल रहा है, मैंने उसको डिजीज़ के बाद से मैंने आपको समझाया ही एक स्टोरी की तरह है। मैं इसको टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक तो चलो चल रहे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन एक स्टोरी है जो आपको हमेशा के लिए, जैसे मूवी की स्टोरी एक बार देख ली है, किसी ने सुना दी, हमेशा याद रखते हो ना, तो इसको भी एज इट इज़ याद रखना है और इसको अपनी डेली लाइफ में इसको जोड़ो। आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कोई आसपास बीमार है तो वो समझने की कोशिश करो कि बीमार हुआ है, कैसे हुआ है। मैम ने समझाया था हम बीमार कैसे पड़ते हैं, इस वक्त इसका बॉडी में क्या चल रहा होगा, इम्यून रिस्पॉन्स चल रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, क्या लड़ रहा होगा इसकी बॉडी में, एंटीबॉडीज़ भी हैं, हमारे प्राइमरी जो लाइन डिफेंस था या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस था वो वीक हुए होंगे, या कहाँ से गया है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एकदम कैसे एक्टिव हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद से सोचेंगे, रिलेट करेंगे अपनी बॉडी से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, तब ये बनता है एक कॉन्सेप्ट, और तब आपको मज़ा आएगा, तब आप 10 और लोगों को भी इसके बारे में समझाओगे और सिखाओगे। तो बेटा यहाँ तक हमारा अब हो गया। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।